metallic ring of resistance 10 ohm, metallic ring of resistance 10 ohm, flux linked with ring, flux linked with ring vary with time as shown in figure. As shown in figure, find amount of charge flow in ring in time interval 0 second to 2 second, in time interval 0 second to 2 second, 0 second to 2 second. t इक्वल टू 0 पे फ्लक्स की वैल्यू निकालेंगे 7 आ जाएगा। t इक्वल टू 2 पे फ्लक्स की वैल्यू निकालेंगे, आप मेरे साथ साथ कर सकते हो। तो t की वैल्यू 2 क्यूब प्लस 3, 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 7, 4 इंटू 2 का क्यूब 8 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 8 प्लस 7, 32 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 7, 52 प्लस 7, 59। तो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होता है चेंज इन फ्लक्स बाय रेजिस्टेंस, 59 माइनस 7 बाई 10, 52 बाई 10, 5.2 कूलम हो गया आंसर। एक और सवाल लिख लो। इन अबव क्वेश्चन फाइंड द हीट प्रोड्यूस्ड बिटवीन 0 to 1 second. In above question, find the heat produced between 0 to 1 second. 0 to 1 second. तो फ्लक्स से पहले ईएमएफ निकालेंगे हम लोग, डी फाई बाई डी टी, मैग्नीट्यूड उसका वो हो जाएगा 4 3 जा 12 टी स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 टी, इसमें ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। लिख लो फ्लक्स इक्वल टू 4 टी स्क्वायर प्लस 2 टी प्लस 1 है, तब सवाल बनाने क्वेश्चन में। एवं क्वेश्चन को हटा करके फ्लक्स का लिख लो 4 टी स्क्वायर प्लस 2 टी प्लस 1। तो यहाँ जब ईएमएफ निकालेंगे तो माइनस डी फाई बाई डी टी मॉड 4 2 जा जाएगा 8 टी प्लस 2। तो करंट की वैल्यू हो जाएगा ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस। तो हीट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर आर डी टी, ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस का स्क्वायर इंटू आर इंटू डी टी। तो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई स्क्वायर बाय आर इंटू डी टी। ई स्क्वायर बोले तो 80 प्लस 2 का स्क्वायर बाय रेजिस्टेंस की जगह 10 इंटू डी टी फ्रॉम 0 to 1 सेकेंड, इसे इंटीग्रेट करना। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 बाई 10 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 4 टी प्लस 1 का स्क्वायर डी टी फ्रॉम 0 to 1, 2 बाई 10, 4 का स्क्वायर 16, इंटीग्रेशन ऑफ 16 टी स्क्वायर डी टी फ्रॉम 0 to 1,
प्लस 1 का स्क्वायर 1 dt फ्रॉम 0 to 1 प्लस 2ab 4 2 जा 8t dt फ्रॉम 0 to 1 2 by 10 16 t क्यूब बाई 3, बाद में ये 1 आएगा तो 1 by 3 प्लस dt का t का 1 प्लस 8 t स्क्वायर बाई 2 मतलब 1 by 2 2 by 10 16 by 3 प्लस 1 प्लस 4 2 by 10 16 प्लस 4 प्लस 1 5 3 जा 15 by 3 31 2 जा 62 by 30 इतना जूल। हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे फाइंड द EMF developed in following. Find the EMF developed in following. एक रिंग है या डिस्क है, क्रॉस नेचर का मैग्नेटिक फील्ड है सब जगह, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसकी रेडियस r है, स्क्वायर है, मैग्नेटिक फील्ड सब जगह क्रॉस नेचर का है, ये भी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ट्रायंगल है, ये भी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सब जगह क्रॉस नेचर का फील्ड है। फोर्थ नंबर में रिंग है जो अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट हो रहा है, सब जगह क्रॉस नेचर का फील्ड है, रेडियस उसकी आ रहा है, रिंग है, सब जगह डॉट नेचर का फील्ड है, इसकी रेडियस आ रहा है, ये अपने डायमीटर के अबाउट ओमेगा से रोटेट हो रहा है। आगे देखो इस केस में ये रोटेट होकर कहीं, ये सामने मूव करके कहीं भी चले जाए, फ्लक्स की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी b इंटू एरिया, और अगर फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा तो EMF जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। इस केस में भी सेम EMF जीरो, इस केस में भी EMF जीरो। आगे चल के पढ़ेंगे एक्चुअली में इसमें EMF जीरो होने के जो कारण होते हैं वही इस वाले पार्ट में जैसा पोटेंशियल होता है वैसा ही पोटेंशियल उस वाले पार्ट में होता है, तो टोटल वैल्यू जीरो हो जाती है, मतलब ये ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल बन जाता है मान के चलो। तो जब आप इधर से लो तो प्लस ही और इधर से आओ तो फिर माइनस ही, तो टोटल वैल्यू जीरो हो जाती है। ठीक है, मोशनल EMF जब पढ़ेंगे तब हम आपको समझा देंगे। ऐसे ये रोटेट हो रहा, तो इस केस में फ्लक्स की वैल्यू b इंटू एरिया, ये कांस्टेंट ही है, तो EMF की वैल्यू हो जाएगी जीरो। लेकिन जब ये डायमीटर के बाद रोटेट होगा तब फ्लक्स बदलेगा समय के हिसाब से। कैसे बदलेगा? डिस्क का एरिया वेक्टर सामने की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड भी वहाँ सामने की तरफ, ये दोनों के बीच का एंगल कितना है? जीरो। अभी तक तो ये ऐसा रोटेट हो रहा था तो इसलिए दोनों के बीच का एंगल नहीं बदल रहा था, ठीक है। लेकिन अब इस वाले सवाल में क्वेश्चन नंबर 5 में इसका रोटेशन ऐसा है, तो जैसे रोटेशन होगा तो एरिया वेक्टर का मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बदलेगा, तो जब बदलेगा तो क्या जनरेट होगा? मतलब फ्लक्स बदलेगा, और फ्लक्स बदलेगा तो EMF जनरेट होंगे। तो ये जो थीटा है दोनों के बीच में, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, वो बदल रहा है। तो जब बदल रहा है तो उस केस में फ्लक्स भी बदलेगा और EMF भी डेवलप होंगे। तो उसे मैं लिखता हूँ तो क्या लिखूंगा? B
इंटू एरिया बोले तो पाई आर स्क्वायर इंटू उस समय कॉस थीटा के टर्म में लिख देता हूँ जहाँ पर थीटा वेरिएबल है। थीटा को आप ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, मतलब इसे बी इंटू पाई आर स्क्वायर कॉस ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। ओमेगा मतलब एंगुलर स्पीड और टी मतलब टाइम, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा इंटू टी। अब अगर इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ईएमएफ आएगा। अगर मुझे ईएमएफ की सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखनी है तो इसे जब मैं डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ टाइम का कोफिशिएंट ओमेगा। आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है तो मैं लिखता हूँ बी इंटू ओमेगा इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी। ये हो गया ईएमएफ। और अगर करंट लिखना हो तो क्या हो जाएगा, ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, स्मॉल आर से नोट कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा बी इंटू ओमेगा इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर बाय रेजिस्टेंस इंटू साइन ओमेगा टी। ये हो गया करंट का इक्वेशंस। तो आपको करंट, ईएमएफ और फ्लक्स तीनों आ गए। अब इस फ्लक्स के बारे में बात करेंगे तो t इक्वल टू 0 टाइम पे, एट t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t/4, मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री तक रोटेट होने में। अभी ये एंगल 0 डिग्री है और ऐसा रोटेट हुआ तो 90 डिग्री रोटेट होगा। तो 0 से 90 के क्रम में, तो 0 डिग्री और 90 डिग्री के क्रम में फ्लक्स बदलेगा। अगर मैं अलग अलग उसे लिखना चालू करूं, पहला t इक्वल टू 0 मतलब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, cos 0 1, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा b इंटू एरिया प्लस b इंटू एरिया, एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर। तो दूसरा मैं t इक्वल टू t/4 मतलब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री की बात करूं तब फ्लक्स की वैल्यू cos 90, तो फ्लक्स की वैल्यू। तीसरा बात करता हूँ t इक्वल टू 3 t/2 पे मतलब थीटा की जगह 180 डिग्री, फ्लक्स की बात करूंगा तो cos 180, तो ये हो जाएगा माइनस बी इंटू एरिया। और चौथी बात करूंगा t इक्वल टू टी टाइम मतलब थीटा इक्वल टू 360 डिग्री, तो 360 डिग्री में फ्लक्स वापस क्या हो जाएगा cos 360 मतलब cos 0 मतलब 1 b इंटू ए। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये वाला पार्ट में फ्लक्स जो है बी ए से कम हो रहा है, पहले बी ए बाद में 0, फिर 0 से ये वाला पार्ट में फ्लक्स 0 से माइनस बी ए कम हो रहा है। कुछ मैंने एक स्टेप छोड़ दिया ना, हाँ 270 वाला। फोर्थ केस t इक्वल टू 3 t/4 मतलब थीटा इक्वल टू 270 डिग्री, फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर फिफ्थ नंबर t इक्वल टू टी टाइम पीरियड मतलब थीटा की वैल्यू 360 डिग्री, फ्लक्स की वैल्यू वापस से प्लस बी ए हो जाएगी। तब ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा यहाँ फ्लक्स कम हो रही है, यहाँ भी फ्लक्स कम हो रही है, माइनस बी ए हो गया, फिर माइनस बी ए से फ्लक्स बढ़ना चालू हुआ 0 तक गया, फिर 0 से फ्लक्स बढ़ना चालू हुआ प्लस बी ए तक गया। मतलब इस प्रोसेस में भी फ्लक्स बदल रहा है और इस प्रोसेस में भी फ्लक्स बदल रहा है। तो इस कंडीशन में भी ईएमएफ डेवलप होंगे और इस कंडीशन में भी ईएमएफ डेवलप होंगे, बस दोनों ईएमएफ के डायरेक्शन एक दूसरे के, क्योंकि यहाँ फ्लक्स कम होने से ईएमएफ डेवलप होगा और फिर इसमें फ्लक्स बढ़ने से ईएमएफ डेवलप होगा, बराबर है। तो आप ये समझो कि पहले हाफ में मतलब 0 से t/2 तक में भी ईएमएफ डेवलप होंगे और फिर दूसरा हाफ t/2 से लेकर के t तक में भी ईएमएफ डेवलप होंगे, लेकिन दोनों के डायरेक्शन एक दूसरे के, जो करंट इंड्यूस्ड होगा उसका भी डायरेक्शन एक दूसरे के क्या रहेंगे, अपोजिट रहेंगे। ईएमएफ का डायरेक्शन अपोजिट रहेगा तो करंट का भी डायरेक्शन अपोजिट रहेगा, तो दोनों के डायरेक्शन अपोजिट रहेंगे। 0 से 180 डिग्री में अलग डायरेक्शन होगा, 180 से 360 डिग्री में अलग डायरेक्शन होगा। इसमें कई बार पूछा जाता कि ठीक है एवरेज आप मुझे ईएमएफ बताओ 0 से टी टाइम में, पूरा टाइम पीरियड में बोलेगा कि एवरेज ईएमएफ बताओ तो वो हो जाता है 0। क्यों? क्योंकि 0 टू टी टाइम में पहले जहाँ से चले थे वहीं पर बाद में पहुँच गए, तो एवरेज ईएमएफ क्या हो जाएगा 0। तो एवरेज करंट बोला जाएगा तो वो भी क्या हो जाएगा 0, ठीक है। लेकिन अगर आपको आरएमएस पूछ लिया जाए, ध्यान रहे IRMS या ईएमएफ आरएमएस, तो आरएमएस के केस में इसको स्क्वायर करके निकालते हैं, तो ये टर्म सामने का कांस्टेंट है और साइन थीटा का जब स्क्वायर करके मतलब आरएमएस निकालते हैं तो 1/√2 हो जाता है, मतलब ये हो जाएगा b ओमेगा पाई r स्क्वायर /√2। आपको अगर पूछा जाएगा तो ईएमएफ हो जाएगा b ओमेगा पाई r स्क्वायर
√2 और करंट हो जाएगा बी ओमेगा पाई आर स्क्वायर बाय रेजिस्टेंस इंटू √2। तो आरएमएस पूछेगा तो ऐसा, एवरेज पूछेगा तो ऐसा। ठीक है, पूछने वाले पे डिपेंड कर रहा है सवाल को किस फ्रेम में रखना चाह रहा है वो। ये सब स्टेटमेंट में सवाल आता है कि कौन से एंगल से कौन से एंगल तक फ्लक्स बढ़ रहा है, कौन से एंगल से कौन से एंगल तक फ्लक्स कम हो रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है, कम हो रहा है तो कितना कम हो रहा है। ऐसे टाइप के थ्योरेटिकल सवाल आएंगे और ये थ्योरेटिकल सवाल आप तब बना पाएंगे जब आपको ये सब कॉन्सेप्ट पे अच्छी पकड़ होगी। एक बार बढ़िया से देख लो फिर आप लिखना। आगे का बनाएंगे 6 सवाल। इस लाइन से इधर क्रॉस नेचर की फील्ड है, पूरा सर्कल है जिसका आधा हिस्सा अंदर में है और आधा हिस्सा बाहर ऐसे रोटेट हो रहा है। 7th नंबर, इस लाइन से इधर क्रॉस नेचर की फील्ड है, सेमी सर्कल है, रेडियस आर है, पूरा हिस्सा बाहर है, ओमेगा से रोटेट हो रहा। 8th नंबर, ऐसे क्वार्टर सर्कल है, ऐसे रोटेट हो रहा है ओमेगा से। ये एंगल 60 डिग्री है, रोटेट हो रहा है ओमेगा से। ये एंगल 30 डिग्री है, रोटेट हो रहा है ओमेगा से। ये एंगल थीटा है, रेडियस आर है, रोटेट हो रहा है ओमेगा से। हो गया। देखो इस वाले केस में हर बार ये आधा हिस्सा अंदर में रहेगा, कितना भी रोटेट हो। तो फ्लक्स की वैल्यू बी इंटू एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर बाय 2, और ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो ईएमएफ की वैल्यू हो जाएगी 0। बाकी जितने भी है सब में ईएमएफ और फ्लक्स सेम होगा। कैसे सेम होगा, तो मान लो थोड़ी देर बाद ये यहाँ पहुँच गया, ये वाला एंड यहाँ पहुँच गया, ये एंगल हो गया थीटा, ये हो गया आर, इसको हम एक्स बोल देते, तो वो एक्स हो जाएगा थीटा इंटू आर, और थीटा को ओमेगा टी बोलते, तो ओमेगा टी इंटू आर। तो जो एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है वो ट्रायंगल जैसा बनेगा, उस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस हो गया आर और हाइट हो गया एक्स। तो जो फ्लक्स लिखेंगे वो हो जाएगा बी इंटू एरिया मतलब 1/2 आर, और एक्स के जगह ओमेगा इंटू आर इंटू टी। तो मतलब फ्लक्स का फॉर्मूला जो हो गया वो क्या हो गया, देखो ध्यान से, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 इंटू टी। ये फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया। सभी के लिए सेम होगा, ऐसा ही होगा, सभी में ऐसा ही पॉइंट अंदर जाएगा और उतना ही एरिया बनेगा और उतना ही फ्लक्स जनरेट होगा। इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ईएमएफ बनेगा। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ईएमएफ कितना हो जाएगा, तो देखो टर्म कांस्टेंट है, टी का डिफ्रेंशिएशन 1, तो डिफ्रेंशिएट करें तो क्या आया, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। यही फॉर्मूला सब के लिए वैलिड है। इसमें भी जैसे ये अंदर गया छोटा सा पार्ट थीटा ओमेगा टी आर, यही एरिया, सब कुछ सेम। फ्लक्स हम लोग लिख देंगे बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 इंटू टी, और ईएमएफ लिख देंगे बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। सब के लिए सेम होने वाला। बस अंतर किस बात का होने वाला, सब में अंतर इस बात का आने वाला कि कब से कब तक डेवलप होगा। तो कब से कब तक डेवलप होगा इस बात को मैं यहाँ से बनाता हूँ, आखिरी वाले से, क्योंकि सब में एंगल ही बदल रहा है। एक में ये थीटा की जगह कितना डिग्री है, इस वाले में 180 डिग्री है, इसमें थीटा की जगह कितना है 90 डिग्री है, इसमें थीटा की जगह, इसमें 45 भी हो सकता है, अलग अलग एंगल भी हो सकता है। तो थीटा के टर्म में लिख देता हूँ।
तो देखो जब तक ये पूरी तरीके से अंदर नहीं जाएगा, पूरी तरीके से अंदर जाना मतलब ये एंगल भी थीटा बन जाना, ठीक है। तो 0 डिग्री से थीटा डिग्री तक डेवलप होगा ईएमएफ, मतलब 0 डिग्री से थीटा डिग्री तक फ्लक्स जो है बढ़ेगा तो ईएमएफ डेवलप होंगे। फिर ये अंदर में यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलते रहे, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वो यहाँ पहुँचेगा, अब यहाँ से जब ये बाहर होना चालू होगा तब वापस से फ्लक्स चेंज होना चालू होगा। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा से 180 तक कुछ भी नहीं होने वाला, फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, ईएमएफ 0। फिर 180 से जब तक बाहर नहीं आ जाए पूरी तरीके से, मतलब 180 प्लस थीटा तक, अब बाहर आ रहा है तो फ्लक्स कम होगा, तो फिर ईएमएफ डेवलप होंगे, पर ईएमएफ का साइन एक दूसरे के अपोजिट रहेगा। फिर 180 प्लस थीटा से 360 तक वापस से फ्लक्स कांस्टेंट, तो ईएमएफ 0। यही फेनोमेना होने वाला है। इसको टाइम पीरियड के टर्म में भी आप चाहो तो लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे? 0 डिग्री का मतलब 0 टाइम, थीटा डिग्री का मतलब थीटा बाई 360 इंटू टी, थीटा बाय 360 इंटू टी, ये टाइम तक डेवलप होगा। फिर अगली वाली डेवलप यहाँ से होगा, 180 का मतलब t बाई 2 से t बाई 2 प्लस, या फिर ऐसे डायरेक्ट लिख देता हूँ, 180 प्लस थीटा बाई 360 इंटू टी तक, ये वाला टाइम तक डेवलप होगा, ठीक है। इतना टाइम तक डेवलप होगा। जैसे पहले वाले केस में जब ये अभी 180 डिग्री है तो इसमें डेवलप कब से कब तक होगा? 0 डिग्री से, मतलब आधा टाइम पीरियड, 0 से t बाई 2 तक ईएमएफ होंगे। इसी को 0 डिग्री और 180 डिग्री लिख सकते हो। फिर 180 से 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा? 360। इसमें भी ईएमएफ डेवलप होंगे, बस ये ईएमएफ और ईएमएफ एक दूसरे के अपोजिट होंगे। इस वाले केस में ये एंगल कितना है? 90। तो जब ये पूरी तरीके से रोटेट 90 से यहाँ अंदर आ जाएगा, अब ये अंदर ही रहेगा तो फ्लक्स तब बदले नहीं। यहाँ तक जब तक ये वाला एंड यहाँ तक नहीं आ जाता तब तक फ्लक्स नहीं बदलेगा। अब यहाँ से जब ये एंड बाहर आना चालू होगा तब फ्लक्स जो है धीरे धीरे कम होना चालू होगा, तो फिर बदलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 0 डिग्री से 90 डिग्री तक होगा, फिर 180 से 180 प्लस 90 मतलब 270 तक होगा, ठीक है। इस केस में 0 डिग्री से 60 डिग्री तक ईएमएफ डेवलप होंगे। फिर अगला ईएमएफ कब डेवलप होगा? 180 से 180 प्लस 60 240 तक डेवलप होगा। इस केस में 0 डिग्री से 30 डिग्री तक डेवलप होगा और फिर 180 से 210 डिग्री तक डेवलप होगा। इस केस में अब यहाँ तो एंगल नहीं दिया हुआ, जो एंगल दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग चलेगा काम, बराबर। तो सबको जनरल टर्म में ऐसा लिख दिया, इसमें डेवलप होगा, और जो ईएमएफ डेवलप होगा उसका फॉर्मूला हमेशा क्या होगा? बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2। मैग्नीट्यूड हमेशा यही रहेगी, ठीक है। बना दीजिए आप। एक बार अच्छे से देख लो एकदम बढ़िया से, सभी लोग जिनके ये सब बातें नई हैं, जो पहले नहीं पढ़े हैं, वो थोड़ा एकदम अच्छे से देख लो फिर लिखना। अगर हम किसी को भी समझेंगे, 0 से 90 वाले को ही समझते हैं, उनके लिए मैं इधर से समझा रहा हूँ, ध्यान देना। ये 0 डिग्री पे, ये जब तक यहाँ नहीं पहुँच जाता, यहाँ पूरी तरीके से पहुँच जाएगा, ये 90 डिग्री एंगल। इस प्रोसेस में फ्लक्स बढ़ रहा है। अब 90 से ये एंड यहाँ पहुँच जा रहा है, मतलब 180 डिग्री तक। इस प्रोसेस में ये वाला एंड जब इधर आ रहा है तो ये वाला एंड यहाँ आ रहा है, तो उससे एरिया तो बदल ही नहीं रहा है, एरिया तो वही क्वार्टर सर्कल फील्ड के अंदर है। फिर ये वाला एंड जब यहाँ आ रहा है तब ये वाला एंड यहाँ आ रहा है, फिर भी एरिया नहीं बदल रहा है क्योंकि वही क्वार्टर सर्कल अंदर है फील्ड के। फिर इस तरीके से ये एंड जब यहाँ आ रहा है तो ये वाला एंड यहाँ आ रहा है, तब भी एरिया नहीं बदल रहा, वही क्वार्टर सर्कल फील्ड में। एरिया कब बदलना चालू होगा? जब ये वाला एंड यहाँ बाहर आ जाए, ये वाला एंड यहाँ आ जाएगा, क्वार्टर सर्कल ऐसा बन जाए, तो बाद में यही एरिया बचेगा, ये एरिया नहीं है फील्ड के अंदर। तो फिर अब इस प्रोसेस में 180 के बाद कब तक ऐसा होता रहेगा?
जब तक पूरी तरीके से बाहर ना आ जाए, तो 180 प्लस थीटा तक, तो 180 से 270 तक फ्लक्स कम हो रहे हैं और इस वाले प्रोसेस में फ्लक्स बढ़ रहे हैं। यही दो टाइम में फ्लक्स बदलेगा और फ्लक्स बदलेगा तो ईएमएफ होने वाले हैं। इसलिए अब सभी सवाल मैंने दिया हूँ और थीटा का डेटा अलग अलग बदल करके, आप किसी एक को अच्छे से विजुअलाइज कर लो, सभी कुछ दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि आंसर सबका सेम ही पैटर्न पे होना है। एक बार अच्छे से देख लो, अगर पहले नहीं पढ़े ये सब बातें डिटेल में तो थोड़ा अच्छे से देख लीजिए, टाइम दे करके। 5 मिनट ज़्यादा भी लगेगा तो चलता है, डिफिकल्ट नहीं है लेकिन लॉजिकल है। लिखना है मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ। देखो कोई ये रॉड है जिसकी लेंथ L है, ये v वेलोसिटी के साथ एंगल थीटा पे क्रॉस नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल कर रहा है। इनिशियली t इक्वल टू 0 पे रॉड यहाँ है, थोड़ी देर बाद t टाइम पे रॉड यहाँ पहुँच गया। तो इसने ये वाला एरिया कवर किया पैरेललोग्राम का। उस एरिया को अगर कैलकुलेट करने जाएंगे तो हमको बेस और हाइट लगना है। बेस तो L है, हाइट लगना है। तो इस V के दो कंपोनेंट बनेंगे, ये वाला कंपोनेंट V cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट V sin थीटा। तो ये जो हाइट कवर हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक, वो एक्चुअली में V sin थीटा के कारण ही कवर हुआ है और t टाइम में कवर हुआ, इसलिए उस H को हम लोग V sin थीटा इंटू टी लिख सकते हैं। तो जो एरिया कवर होगा अगर उसे निकालना है तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। बेस हो गया L, हाइट हो गया V sin थीटा इंटू टी। तो फ्लक्स हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, एरिया मतलब L इंटू V इंटू साइन थीटा इंटू टी। ईएमएफ हो जाएगा उसका डिफ्रेंशिएशन। तो जब उसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जो टर्म बच जाएगा टाइम को छोड़ के वो बच जाएगा। तो ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, बी एल वी साइन थीटा। ये हो गया ईएमएफ का फॉर्मूला। अगर इसमें थीटा की वैल्यू, पहले केस में अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री ले लूँ, 0 डिग्री या 180 डिग्री, दोनों केस, इसका मतलब क्या हुआ, रॉड अपने लेंथ के अलोंग मूव कर रहा है। तो इस केस में थीटा की वैल्यू 0 तो 0 हो जाएगा, तो ईएमएफ की वैल्यू हो जाएगी 0। लेकिन अगर रॉड अपने लेंथ से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करे, ऐसा रॉड है, ये वेलोसिटी जा रही है, अपने लेंथ से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करे, तो उस वक्त ईएमएफ जो होगा मैक्सिमम हो जाएगा। अब वो हो जाएगा v इंटू एल इंटू बी के बराबर, साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। इतना ईएमएफ डेवलप होगा। इसमें प्लस माइनस भी पूछा जाता है कि किधर प्लस होगा और किधर माइनस होगा, कौन सा टर्मिनल हाई वोल्टेज का होगा, कौन सा लो वोल्टेज का होगा। जरा से बताओ तो सभी लोग कि इस पॉइंट में कौन सा हाई होगा, कौन सा लो होगा। तो इस बात को समझने के लिए आप यहाँ पर प्लस चार्ज कंसिडर करना। ऊपर वाला है, नीचे वाला लोग कैसे बोल रहे हैं जब हमने फील्ड दिया ही नहीं। तो ठीक है, क्रॉस नेचर की फील्ड है। कैसी फील्ड है, क्रॉस नेचर की फील्ड है। अब बराबर है, ऊपर वाला है, नीचे वाला लो। अब ये पॉजिटिव चार्ज जब फोर्स लगाएंगे तो पॉजिटिव पे फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, इसका मतलब ऊपर वाला पोटेंशियल पे प्लस चार्ज होगा, और अगर ऊपर में प्लस चार्ज होगा तो नीचे वाले पे माइनस चार्ज होगा। इसका मतलब ये रॉड एक ऐसा सेल की तरह काम करेगा जिसकी ईएमएफ की मैग्नीट्यूड VLB होगा, और ऊपर इसका हाई रहेगा और नीचे इसका लो रहेगा। बराबर। चलो ये बातें लिख लो मोशनल ईएमएफ में।